आज के सेशन में हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का जो एक स्टैंडर्ड विधि था वो था आपका बीजगुणन विधि। आपने मेरे पूर्व का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कुछ सवाल को बीजगुणन विधि से हल कर दिया है। आइए एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 2 से हम हिसाब को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, मैंने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में अगर प्रिंसिपल वेरिएबल अर्थात प्रधान चर x y के अतिरिक्त अन्य कोई सेकेंडरी वेरिएबल अर्थात द्वितीयक चर आता है तो ये तय मानो कि सेकेंडरी वेरिएबल का ही मान पूछा जाएगा। और सेकेंडरी वेरिएबल का मान निकलता कैसे है, बताया गया था कि सेकेंडरी वेरिएबल का मान शर्त से निकलता है और वो शर्त दिया हुआ रहता है। आओ देखते ही शर्त क्या दिया है। यह है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। देखो, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने का जो शर्त बना है, क्या बना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दूसरा शर्त में मैंने लिखा है। यहीं से तुम्हारा हिसाब स्टार्ट होगा। यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एग्जाम में क्या करेंगे, पहले हम रैखिक समीकरण युग्म को लिख लेंगे और लिखेंगे चूँकि समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है, तो रिजल्ट जो तुम्हारा शर्त आएगा वो है तुम्हारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें a1/a2 का मान रखना है, b1/b2 का और c1/c2 का। तो यहाँ 3 है, ये मान हो जाएगा 3/2k-1 इज इक्वल टू, यहाँ y गुणांक 1 है, 1/k-1 और इज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। अब यहाँ पर हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि देखो, अगर तुम इज नॉट इक्वल टू केस को अगर कंपेयर करते हो तो k का मान इज नॉट इक्वल टू में आएगा, लेकिन हमें यहाँ मान पूछा है k का मान होगा क्या, तो इसलिए इज नॉट इक्वल टू केस को उठाना नहीं है। एक मजबूरी होती है कि जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो वहाँ पर हम k का मान इज नॉट इक्वल टू में प्राप्त करते हैं, लेकिन आंसर को लिखने के वक्त फिर वहाँ पर समझदारी से काम लेना पड़ता है। ऐसा कंडीशन को हम बताएंगे बाद में, क्योंकि तुम्हारे एक्सरसाइज में यूनिक सॉल्यूशन का सेकेंडरी वेरिएबल एब्सेंट कहीं भी सवाल में नहीं है। लेकिन हम जब बताएंगे कि कोई सवाल उठाएंगे ऐसा कि जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पर सेकेंडरी वेरिएबल का मान आंसर में क्या लिखा जाता है। चलो पहले सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ इज नॉट का केस नहीं उठाना है, तो ये 3/2k-1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/k-1 को उठाना है। एफ क्या उठेगा, 3/2k-1 बराबर 1/k-1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3k-3 इजकल टू 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2k-1 हो जाएगा, तो 3k-2k लेफ्ट आ जाएगा बराबर -1 और -3 जाएगा तो +3, इसलिए k इज इक्वल टू 2। यही तुम्हारा k का मान प्राप्त हुआ है कि k के किस मान के लिए, मतलब इस समीकरण निकाय में अगर k का मान 2 रखा जाए, ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इज नॉट वाले केस को अप्लाई नहीं करना है। चलो अगला सवाल है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि और बीजगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। प्रतिस्थापन विधि में
x अथवा y का एक काल्पनिक मान प्राप्त करते हैं। जिस समीकरण से प्राप्त करते हैं उसको दूसरे समीकरण में रखा जाएगा। उसके बाद पुनः हम दूसरी विधि का अप्लाई करेंगे, तो बज्र गुणन विधि। बज्र गुणन विधि में आपको पता चल गया होगा कि इसमें समीकरण का फॉर्म क्या होना चाहिए, a1x + b1y = c1, और यहाँ पर c1 का मान राइट है, यहाँ पर c2 का भी मान राइट है। तो इसी केस से हम लोग क्या करेंगे, बज्र गुणन से भी आसानी से हल कर लेंगे। आइए सबसे पहले इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं। ऐसे पूर्व के वीडियो में प्रतिस्थापन विधि का ढेर सारा सवाल बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, सॉल्यूशन में हम प्रतिस्थापन विधि देखो, प्रतिस्थापन विधि में अगर हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं, समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5y राइट आएगा, 5 - 9 - 5y और बटे 8 हो जाएगा। ये तीसरा इक्वेशन हुआ। अब यही मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं तो यहाँ 3 × x का मान कितना, 9 - 5y होल में देते हैं और बटे 8 और प्लस 2y चल रहा है = 4। चलो हल करो, यहाँ 3 से इतना ही कैंसिल होगा, 3 से गुना करो, 3 × 9 = 27 - 3 × 5 = 15y और बटे 8 प्लस 2y = 4। एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27 - 15y प्लस 8 दूना 16y = 4 चल रहा है। चलो देखो, अब यहाँ पर 8 राइट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 27 और ये बच जाएगा तुम्हारा 16 में 15y घटेगा तो y बचेगा, y + 27 = प्लस 27 में है 8 × 4 = 32। अब 27 राइट जाएगा, y बराबर 32 - 27, इसलिए y = 5। ये तुम्हारा y का मान निकला। इसी y का मान समीकरण 3 में रखना है। यहाँ पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 तुम्हारा चल रहा है x बराबर, इसलिए x बराबर 9 - 5 गुना y का मान कितना, 5 बटे तुम्हारा 8 है। या x बराबर तुम्हारा मान निकल रहा है 9 - 25 बटे 8। यह x बराबर 9 - 25 - 16 बटे 8, 8 दूना 16, इसलिए x बराबर -2। ये मान निकला। आंसर तुम्हारा हो गया हंस। अतः किस विधि से, प्रतिस्थापन से तुम्हारा x का मान -2 और y का मान 5। ये तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का हल हो चुका है। ठीक है, ऐसा तो तुमने बहुत सवाल को बनाया होगा, सिर्फ प्रैक्टिस में मैंने इसको दिखा दिया है कि देखो इस तरह से आप बना सकते हो। चलो अगला जो इसमें विधि है तुम्हारा, क्या विधि था कि इसको हमें बज्र गुणन विधि से भी हल करना है, और किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं ये तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपको जो विधि पसंद आता होगा। ऐसे हम लोग बज्र गुणन विधि को क्या करते हैं, ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। कारण क्या है कि बज्र गुणन विधि जो होता है वो सरल विधि कहलाता है, और इसको अगर जो छात्र जानते हैं उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। इस विधि से हम लोग देख करके भी आंसर बता सकते हैं। आइए हम लोग
बज गुणन विधि को स्टार्ट करते हैं। हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि बज गुणन विधि हमें बनाना है। यहाँ से हम इसी सवाल का दूसरा विधि बज गुणन विधि स्टार्ट कर रहे हैं। तो बज गुणन विधि में क्या होता है हमें कि सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख देना है कि बज गुणन विधि, सॉल्यूशन में बज गुणन विधि। अब इस विधि में हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले समीकरण के फॉर्म को बताना होता है कि समीकरण का फॉर्म क्या है, किस प्रारूप में है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ समीकरण युग्म, यहाँ समीकरण युग्म जो है चाहे निकाय a1x प्लस b1y इजकल टू c1 तथा दूसरा समीकरण जो है a2x प्लस b2y इजकल टू c2 के रूप में है। अब सवाल उठता है, जब मेरा फॉर्म सही चल रहा है, c1 c2 राइट है, तो हम इसके लिए x और y का आपको पता होगा कि x और y का एक फॉर्मूला BC माइनस BC बटे AB माइनस AB, और y का जो फॉर्मूला है AC माइनस AC बटे AB माइनस AB, और x का जो वैलेंसी अंश में है 21 12 और नीचे 12 21, y का 12 21 और नीचे भी 12 21 वैलेंसी देते हैं, और जितना भी मान है सब क्रॉस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया था कि B2 C1 का मतलब होता है हिसाब B2 से स्टार्ट होगा। उसके जगह को देखो, मैंने प्लेस की जानकारी दिया था कि प्लेस से ही हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आओ, जो छात्र मेरा पूर्व का वीडियो देखा होगा समझ में आ गया होगा, नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना। 2 गुना 9 होगा, उल्टा क्रॉस 5 गुना 4 होगा। 2 गुना 9 सूत्र का माइनस 5 गुना 4, और बटे के लिए मैंने बताया था यहाँ से चला है यहाँ आएगा, कहाँ से आएगा 8 से, 8 गुना 2 और सूत्र का माइनस उल्टा क्रॉस 3 गुना 5 हो गया। चलो, इसका हल हो जाएगा तुम्हारा 9 दुना 18 घटाओ 5 चौके 20 बटे 8 दुना 16 घटाओ 15, ये तुम्हारा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान देखो क्या होगा। तो y के मान के लिए मैंने क्या बताया था कि कोई भी क्रॉस नहीं याद रखना है, एक वर्ड याद रखो, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एलिमेंट 8 है, लास्ट एलिमेंट 4 है। 8 गुना 4 उल्टा क्रॉस 3 गुना 9, क्या लिखोगे 8 गुना 4 माइनस 3 गुना 9, और बटे वाला मान यही उतार लेना है, क्या है 8 गुना 2 माइनस 3 गुना 5। चलो हल करो, 8 चौके 32 माइनस 9 तिया 27 बटे 16 माइनस 15, एक बचेगा बटे में, ये घट करके 5 बचा, ठीक है। आंसर तुम्हारा आ चुका है, क्या आ गया, x का मान -2 और y का मान तुम्हारा 5 आया है, ठीक है। x का मान आ गया, अतः x बराबर तुम्हारा -2 और y बराबर 5, और यही आंसर तुमको प्रतिस्थापन विधि से भी प्राप्त हुआ था। तो हमको लग रहा है कि ये विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं कि हमें बज गुणन विधि जो है अधिक उपयुक्त लग रहा है, ठीक है। अतः बज गुणन विधि जो है अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। चलो, अगला सवाल तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम, शब्द समस्या है। रोमन 1 है, क्या कह रहा है, छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक पार्ट नियत है और दूसरा पार्ट शेष जो है इस भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो यहाँ जो है 2 केस होगा तुम्हारा,
एक नियत पार्ट में हम x मानेंगे और भोजन करने के लिए जो प्रतिदिन का जो व्यय होगा मूल्य उसको हम y ले लेंगे और समीकरण जो होगा प्राप्त होगा, दो केस होगा, दो स्थितियां होगी और दोनों से हमें दो समीकरण प्राप्त कर लेना है, तो समीकरण का पेयर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आराम से किसी भी विधि से हल कर सकते हो। चूँकि ये चैप्टर जो है वो बना है तुम्हारा बीजगुणन विधि, तो प्रयास करते हैं कि बीजगुणन विधि से ही सभी समीकरण युग्म को हल कर दिया जाए। ठीक है, चलो यहाँ पर सबसे पहले क्या माना जाएगा, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हल में कि माना कि छात्रावास का नियत व्यय इक्वल टू x रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, यही पूछा गया है। प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। भोजन पर कितना व्यय हो रहा है, y। अब हम यहाँ पर पहला जो है, इसलिए प्रश्न से डैश में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहला केस है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो उसके लिए 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, देना पड़ता है। तो यहाँ पर नियत पार्ट जो है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर हम नियत पार्ट x लिखें प्लस भोजन एक दिन के लिए y है तो 20 दिन भोजन करेगा तो ये 20y प्लस हो जाएगा, बराबर टोटल खर्च 1000 रुपया है। इसी को समीकरण 1 लिखा जाएगा। और अगेन पुनः सेकेंड केस चल रहा है तुम्हारा, नियत पार्ट x होगा और 26 दिन भोजन करने के लिए 1180 है, तो प्लस 26y बराबर 1180, ये तुम्हारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बीजगुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण युग्म क्या है तुम्हारा, किस फॉर्म है, सी का मान राइट में चल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ समीकरण युग्म, यहाँ समीकरण युग्म a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के रूप में है। अब यहाँ पर इसलिए x बराबर वैल्यू निकालेंगे और दूसरे पार्ट में इसलिए y बराबर। अब देखो इस बार हम क्या कर रहे हैं, सूत्र नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू उठाओ। क्या 26 गुना 1000, 26 गुना 1000 सूत्र का माइनस 20 गुना 1180 है। बटे में क्या होगा, यहाँ से x गुणांक a1 b2 यहीं पर आएगा क्रॉस, 1 गुना 26 और माइनस 1 गुना 20, ये वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर मान क्या हो जाएगा कि 26 गुना 1000 ये हो जाएगा तुम्हारा 26,000 और माइनस, अब इसको गुना करेंगे 2 जीरो होगा, 2 से गुना करो, 2 8 16, 11 गुना 22 1 23 और ये 26 माइनस ये 20 हो जाएगा। अब देखो 26,000 में 23,600 घटेगा, तो 2 जीरो, यहाँ जीरो में से 6 घटेगा तो यहाँ 4, यहाँ 5 में से 3 घटेगा तो 2, 2400 बटे 26 में 20 घटेगा 6, 6 चौके 24, 400, तो ये x का मान निकल गया 400। अब y का मान क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट क्रॉस करो, 1 गुना 1180, 1 गुना 1180 माइनस, फिर उल्टा क्रॉस 1 गुना 1000, 1 गुना 1000 बटे में यही उतारना है, 1 गुना 26 और माइनस 1 गुना 20। अब गुना कर लो, 1 गुना 1180 1180 होगा, माइनस 1000 बटे 26 घटाओ 20। अब 1180 में 1000 घट रहा है तो बचेगा तुम्हारा 180
बटा ये 6, 6 18 30, ये तुम्हारा हो गया 30, हो गया। अब यही नियत व्यय हो गया तुम्हारा 400 रुपया, और एक दिन भोजन पर व्यय हो गया तुम्हारा 30 रुपया। लास्ट में हम आंसर शो कर देते हैं। अतः छात्रावास का नियत व्यय बराबर 400 रुपया, और तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपया। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो अगला सवाल है तुम्हारा नेक्स्ट रोमन 2। एक भिन्न 1/3 हो जाता है। भिन्न के सवाल में क्या माना जाता है? अंश को x, हर को y और अभिष्ट भिन्न x/y। स्टार्ट करो। सब सवाल तो तुम पहले से भी जान रहा होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन में होगा कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। इसलिए प्रश्न से भिन्नों के साथ जो क्रिया होगा, पहले हम भिन्न x/y लिख लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। भिन्न 1/3 हो जाता है यदि अंश से 1 घटाया जाए। अंश में मात्र 1 घटाओ, वह भिन्न 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोने गुना करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x माइनस कितना हो जाएगा 3 ना, 3 बराबर 1 गुना y लेफ्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y, और -3 राइट जाएगा तो +3, सिर्फ 3, समीकरण 1 हो गया। अब पुनः हम क्या करेंगे, भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 1/4 हो जाता है। ठीक है, क्या कहा, सिर्फ हर में 8 जोड़ दिया जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अगेन अगर हम भिन्न के हर में 8 जोड़ दें तो वह 1/4 हो जाता है। क्रॉस कर लो, क्या हो जाएगा 4x बराबर 1 से गुना होगा y + 8, y लेफ्ट आ जाएगा, इसलिए 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण 2। ठीक है, चलो ये तुम्हारा पहला समीकरण है, और यहाँ पर तुम्हारा दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरण में C1 और C2 क्या है, राइट में चल रहा है, तो इसको आप बीजगुणन विधि से हल कर लेंगे आराम से। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, जब समीकरण प्राप्त हो गया है तो आप बीजगुणन विधि से हल कर लीजिए, या विलोपन से हल करना है विलोपन से हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आंसर देखना भिन्न के रूप में आंसर देना है, मतलब अभिष्ट भिन्न जो यहाँ लिखा हुआ है इसी फॉर्म में हमें आंसर देना है। ठीक है, चलो आगे इसको बढ़ा देते हैं, सॉल्व कर लेना। चलो अगला है तुम्हारा, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती के। पहला केस है, तो यहाँ पर पूछा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे। देखो यहाँ क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम डिपेंड किस पर है, तो यश के द्वारा सही उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न पर क्रिया चल रहा है, और गलत उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों की संख्या पर। ठीक है, तो यहाँ मानना क्या है, 2 वेरिएबल मानना है x y, तो सही उत्तर कितने प्रश्नों का दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसको x मानना है, और रॉन्ग जो आंसर दिया है, गलत आंसर, वो कितने प्रश्नों का दिया, उसका नंबर y मानना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। माना कि यश के द्वारा सही उत्तर
दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर y। इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस y। यही वैल्यू इसी पर मान बैठाना लास्ट में तो आंसर होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है कि अगर वह एक प्रश्न का सही उत्तर देता है तो 3 अंक मिलते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन सही वाला x है, तो एक प्रश्न के में जितना नंबर आएगा, मार्क आएगा, उसको नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन से क्या करना है, गुना कर देना है। x गुना 3x अंक आया। इसके बाद प्लस होगा माइनस। तो अशुद्ध उत्तर पर कटौती की गई। कटौती का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। माइनस और गलत अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती। तो अशुद्ध का नंबर क्वेश्चन कितना है, y। 1 गुना y हो जाएगा। और ये तुम्हारे अनुसार उसको आने वाला अंक हुआ। अब उसको मिला कितना अंक है, तो 40 अंक इस केस में मिला है, तो बराबर 40 से कंपेयर हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर दूसरा केस है, यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक उसे मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती, तो सही क्वेश्चन नंबर कितना है तुम्हारा x, तो 4 अंक मिला तो 4x, और माइनस अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यहाँ 2y, बराबर टोटल अंक 50 आते उसको, बराबर 50। समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम बीजगुणन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो इसको हम बीजगुणन विधि से हल करके दिखा देते हैं। सभी प्रश्नों को छोड़ना ठीक नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ समीकरण युग्म a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 के रूप में है। चलो, इसलिए x बराबर और दूसरे पार्ट में इसलिए y बराबर, डायरेक्ट हम वैल्यू उठा लेते हैं। यहाँ से -2 b2 का मान है, -2 गुना क्रॉस करो 40, -2 गुना 40, सूत्र का माइनस, इसका उल्टा क्रॉस -1 गुना 50, -1 गुना 50 बटे में क्या होगा, यहाँ आएगा 3 से आएगा a1 b2 है ना, तो 3 गुना -2, ये 3 गुना -2 और सूत्र का माइनस, उल्टा क्रॉस 4 गुना -1, यहाँ पर छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 गुना -1। जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगा होल में मैं लिख रहा हूँ, और सूत्र का माइनस तो सब में लगेगा ही। अब देखो -40 गुना 80 और माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 -6 और ये हो जाएगा प्लस 4 का 4। अब ये देखो -80 प्लस 50 -30 बटे, ये तुम्हारा हो जाएगा -2, माइनस कैंसिल 2 से 15 बार में, तो x का मान निकल गया तुम्हारा 15। ठीक है, तो यश ने 15 प्रश्नों का सही जवाब दिया। अब y बराबर फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो रहा है, 3 गुना 50, 3 गुना 50 माइनस 4 गुना 40, 4 गुना 40 और बटे में यही उतार लेना है, 3 गुना -2, सूत्र का माइनस 4 गुना -1 चल रहा है। अब इसको हल करो,
50 दिया 150, 4 चौक 16 160 बटे -100 + 4। अब देख लो माइनस ये क्या हो जाएगा 10 बटे 160 में 50 घटेगा, निगेटिव चिन्ह रहेगा, बटा -2। ये 2 पंचे 10 हो गया 5। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कितना मान 5। मतलब गलत का जो उत्तर दिया गलत प्रश्नों का उसका नंबर कितना निकला 5। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, x + y ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेते हैं। अतः प्रश्नों की कुल संख्या बराबर x + y, अर्थात x का मान 15 + 5 बराबर 20। यही टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। ठीक है, अब अगर केस से संतुष्ट होना है तो देख लो क्या कह रहा था। सही प्रश्नों पर पहला केस क्या कह रहा था, देखो प्रश्न कह रहा था कि सही प्रश्नों पर उसको 3 अंक मिलते। ठीक है, तो सही प्रश्नों पर 3 अंक दो, तो सही प्रश्न कितना निकला है 15। तो क्या हो जाएगा 15 × 45। ठीक है, और अशुद्ध प्रश्न पर 1 अंक की कटौती की जाती। तो अशुद्ध प्रश्न कितना बनाया है 5, तो 5 × 1 5, तो 45 में 5 घटेगा तो क्या 40 बच रहा है। क्या पहला जो केस है उसमें 40 नंबर आया है कि नहीं। इसका मतलब केस को यह मेरा x और y का मान क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर सही चल रहा है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा रोमन 4। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब 2 स्थानों के बीच की दूरी कितना है 100। तो एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है, और यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना। दोनों कार की चाल को मान लो। ठीक है, यहाँ पर मान लेना है माना कि एक कार की चाल बराबर x km/h तथा दूसरे कार की चाल इसको हम y किलोमीटर/घंटा मान लेते हैं km/h। इसलिए प्रश्न से डैश। अब यहाँ पर समझना क्या है कि देखो कंडीशन को अप्लाई कैसे करना है। तो देखो तुमको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ये कार रोड पर अगर 2 कार चलती है एक दिशा में जब चलती है, ठीक है, तो उसका चाल क्या होता है एक दूसरे में घट जाता है। और जब विपरीत दिशा से कार आता है तो दोनों के कार की चाल जुट जाती है। और यही बातें लोगों को समझ में नहीं आता है। क्या होता है कि अपनी कार जो चाल है जिस चाल से वह चला रहा होता है ये तो समझ में आता है कि हम इतना से जा रहे हैं, लेकिन विपरीत दिशा से आने वाला कार जो है वह किस चाल से आ रहा है, तो दोनों कार का चाल क्या होता है उसमें ऐड हो जाता है। इसलिए कभी कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, डायरेक्ट टक्कर होता है, क्योंकि उसको अपने कार का चाल का पता होता है, दूसरे कार का चाल का पता नहीं रहता है। अगर आप 100 के स्पीड से जा रहे हैं तो दूसरा भी अगर 80 की स्पीड से आ रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा चाल 180 चल रहा है। ठीक है, इसीलिए वो दोनों बहुत कम टाइम में एक दूसरे के निकट आ जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि विपरीत दिशा में चलेगा तो कार का चाल जुटेगा, एक दिशा में चलेगा तो कार का चाल घटेगा। तो यदि वे एक दिशा में चल रहा है तो 5 घंटे के बाद मिल जाती है। तो एक दिशा में चाल घटेगा तो दोनों की चाल को अगर हम माइनस कर लें
एक्स माइनस वाई। तो ये तुम्हारा एक दिशा में चलने वाला चाल हो जाएगा जब वो दोनों एक दिशा में चल रहे हो। तो चाल गुना समय 5 घंटा दिया गया है, तो बराबर दूरी है 100, 5 राइट जाएगा, ये एक्स माइनस वाई बराबर 100/5 कैंसिल होकर के 20, इसलिए एक्स माइनस वाई बराबर 20 समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगेन क्या होगा, सेकेंड केस है कि अगर वो विपरीत दिशा से आ रहा है तो चाल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो 1 घंटे के बाद चाल गुना समय बराबर दूरी कितना, 100, 100 से गुना करो या राइट करो, तो ये मान हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 100 समीकरण 2। ठीक है। अब अगर इसको हम बीजगुणन विधि से हल करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ समीकरण युग्म, दोनों समीकरण को रख लेते हैं। यहाँ समीकरण युग्म a1x प्लस b1y इजकल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इजकल टू c2 के रूप में है। तो इस कंडीशन में x का वैल्यू निकालना है और हमें y का मान निकालना है। तो x का मान b2, देखो यहाँ पर गुणांक कितना चल रहा है, 1, सब जगह 1, यहाँ -1, यहाँ 1 और 1। तो b2 का मान क्या चल रहा है, 1 गुना कहाँ क्रॉस होगा, 20, 1 गुना 20 सूत्र का माइनस, उल्टा क्रॉस -1 गुना 100, -1 गुना 100 बटे में हो जाएगा 1 गुना 1 और -1 गुना -1, 1 गुना -1। अब देखो इसको हल करो, 1 गुना 20, 20 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 100। अब ये 1 गुना 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1, अब ये जुट करके 120/2 कैंसिल होगा 60, यह एक कार का चाल निकल गया 60 एक्स का मान। अब वाई का मान क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट क्रॉस करो, 1 गुना 100, 1 गुना 20, यहाँ पर 1 गुना 100 माइनस 1 गुना 20 बटे में यही मान उतारना है, 1 गुना 1 माइनस 1 गुना -1। अब इसको हल करो, ये हो जाएगा 100 माइनस 20 बटे 1 प्लस 1, 120 घटेगा तो 80/2 कट कैंसिल होगा 40, ये मान निकल गया 40। ठीक है, अर्थात दोनों कार का चाल निकल चुका है ना। लास्ट में आप आंसर शो करेंगे, कहता है एक कार की चाल, अतः एक कार की चाल इजकल टू 60 km प्रति एच तथा दूसरे कार की चाल, दूसरे कार की चाल बराबर 40 km प्रति एच। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो अगर आंसर संतुष्ट करना है, देख लो, एक दिशा में चलेगा, चाल को घटा लो, 60 में 40 घटाओ 20 बचेगा, तब 20 गुना टाइम कितना लगा 5, 20 5 100, 100 किलोमीटर की दूरी तय, क्या संतुष्ट हो गया। जब वह एक विपरीत दिशा में चलेगा, 60 जोड़ 40 100, 100 गुना 1 घंटा लगा है, 100 गुना 1 100, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी तय हुआ है। इसका मतलब हम लोगों का आंसर सही चल रहा है। चलो अगला सवाल है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई मतलब स्क्वायर यूनिट में है ना। तो ये क्षेत्रफल कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। पहला केस है, ठीक है। सेकेंड केस भी इसी तरह का है, ठीक है ना। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करना है। स्टार्ट करो, क्या होगा, माना कि आयत की लंबाई
बराबर x इकाई, यहाँ पर मात्रक इकाई में यूनिट है, तथा चौड़ाई बराबर y इकाई। इसलिए प्रश्न से डैश। अब प्रश्न क्या कह रहा है, कंडीशन पहला केस है तुम्हारा कि यदि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल कम हो रहा है, लंबाई में 5 इकाई कम, चौड़ाई में 3 इकाई वृद्धि। चलो लंबाई में 5 कम करो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 और चौड़ाई में 3 की वृद्धि कर दो y प्लस 3। तो ये नए आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर मूल आयत का क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो मूल आयत के क्षेत्रफल से ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ये 9 कम हो गया, तो इसका मतलब हम इसमें से 9 वर्ग इकाई कम कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको क्रॉस करो, x गुना वाई गुना करो एक्स वाई प्लस x गुना 3 3x माइनस 5y माइनस 5 या 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल, लेफ्ट में बचा तुम्हारा 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9, ये प्लस 15 जाएगा, माइनस 15 प्लस होगा, इसलिए 3x माइनस 5y बराबर 15 में 9 घटेगा तो 6। समीकरण 1, पहला समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब इसी तरह से अगर इसको समझ लिया होगा तो तुम सेकेंड केस को पढ़ करके दूसरा समीकरण भी आराम से प्राप्त कर लोगे, ठीक है, उसको भी हम दिखा देते हैं अगेन। क्या कह रहा है सेकेंड केस कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को बढ़ाना है, x प्लस 3 और y प्लस 2, दोनों को बढ़ा दिए तो लंबाई गुना चौड़ाई नए आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब देखो मूल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है x गुना y एक्स वाई। अब बोल रहा है तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, मतलब ये बड़ा हो गया, इससे 67 बढ़ जाएगा, तो क्या हम इसमें 67 जोड़ेंगे तब न बराबर होगा। अब इसको गुना करो x गुना y एक्स वाई प्लस x गुना 2 2x और प्लस 3 गुना y 3y प्लस 3 गुना 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। अब एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 67 प्लस 6 माइनस 6 बनकर जाएगा, इसलिए 2x प्लस 3y इजकल टू 61। ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास दोनों समीकरण युग्म प्राप्त हो गया है। पहला समीकरण है 3x माइनस 5y इजकल टू 6 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 61। अब इस समीकरण युग्म को हल करना है, ठीक है। अब हल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो दोनों समीकरण में क्या क्या है तुम्हारा, c का मान राइट है, c का मान कहाँ चल रहा है राइट। हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ समीकरण युग्म, यहाँ समीकरण युग्म a1x प्लस b1y इजकल टू c1 तथा यहाँ से a2x प्लस b2y बराबर c2 के रूप में है। अब यहाँ पर हम इसको दोनों समीकरण को क्या करते हैं, हल करेंगे तो हमें x बराबर मान क्रॉस करेंगे, है ना, और y बराबर भी मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा b2 और c1, b2 कहाँ चल रहा है तुम्हारा 3 और c1 क्या है तुम्हारा 6, तो ये तुम्हारा गुना होगा 3 गुना 6 और सूत्र का माइनस, इसका उल्टा क्रॉस क्या हो जाएगा तो माइनस 5 गुना 61, तो माइनस 5 गुना 61 और बटे में क्या होगा तो a1 b2 होता है ना, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 3,
यहाँ होगा 3 गुना 3 और सूत्र का क्या होगा माइनस। अब इसका उल्टा क्रॉस क्या हो जाएगा 2 गुना -5, 2 गुना -5। ठीक है, होता क्या है देखो, इसको आप ऐसे लिख लो 3x - 5y = 6 और दूसरा है 2x + 3y = 61। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो देखो 3 गुना 6 ठीक है, -5 गुना 61 ठीक है, 3 गुना 3 ठीक है, 2 गुना -5 ठीक है ना। अब देखो इसको हल करो, क्या होता है 3 × 6 = 18, माइनस माइनस प्लस 5 से गुना करो 5, 6 × 5 = 30। अब 3 × 3 = 9, माइनस माइनस प्लस 5 × 2 = 10। अब इसको जोड़ो 18 × 5 = 23, 323/19। 19 से ये कट रहा होगा, देखो 19 से का 19 और 32 में 19 घटा तो कितना बचेगा 13, 13 पर 3 133, 19 सत्ते 7 बार में। ठीक है, तो ये हो जाता होगा 19 सत्ते 133 होता है, तो ये 17 निकल गया है ना। x का मान कितना निकल गया 17। अब y का जो मान है इसी तरह फर्स्ट एंड लास्ट क्या होगा 3 गुना 61, 3 गुना 61 और सूत्र का माइनस उल्टा क्रॉस 2 गुना 6, 2 गुना 6 बटे यही होगा 3 गुना 3 और -2 गुना -5। अब हल करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, 3 × 6 = 18 और माइनस ये तुम्हारा हो जाएगा 6 गुना 12, 9 + 10। अब 183 में 12 घटाओ, 3 में 2 जाएगा 1, यहाँ बचा तुम्हारा 8 में 1 जाए 7 और 1 और 19, 9 बार में कटेगा, 19 × 9 = 171, ये 9 निकल गया। ठीक है ना। अब देख लो क्या निकला, x का मान 17 और y का मान 9। इसी को तुम आंसर लिखेगा, आता है आयत की लंबाई, अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और तथा चौड़ाई निकल गया तुम्हारा 9 इकाई। ठीक है, अब ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो अगर तुम आंसर को चेक करना चाहते हो, ठीक है, तो कंडीशन पर तुमको ले जा करके चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोई एक कंडीशन या दोनों कंडीशन को संतुष्ट करेगा ये, है ना। तो पहला केस तुम्हारा क्या चल रहा था कि तुम्हारा लंबाई चौड़ाई 17 और 9 आया है। ठीक है, तो अगर हम 17 में 5 घटाएंगे तो क्या बच जाता है, 17 में 5 जाएगा 12 और तुम्हारा 9 में 3 जुटेगा तो ये 12 बराबर 44, 144 हुआ। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा, तो 17 गुना 9, 17 9 153 और 153 में अगर तुम 9 घटाते हो तो ये क्या बच जाता है 4 4 1 144। संतुष्ट हो गया। इसका मतलब हम लोगों का जो विमाएँ निकला है आयत का वो ठीक चल रहा है। ठीक है ना। चलो, यह तुम्हारा लास्ट सवाल था। अतः अगर यह वीडियो आपको पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों को भी शेयर करें और नए छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें। धन्यवाद, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।